बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। इस डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम पहले ब्रीफली पढ़ चुके हैं उसके बारे में, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब डीएमडीडी असल में है क्या? डीएमडीडी एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों या बड़ों में, जिसमें बच्चों या बड़ों का जो गुस्सा है वो पीक पे चला जाता है। ठीक है, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है, टेम्पर आउटबर्ड्स। टेम्पर आउटबर्ड्स का मतलब है कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अटैक आता है, एक बहुत ज़्यादा हाइपर गुस्से का, जिसमें एक जो क्लाइंट है उसको इतना गुस्सा आता है कि उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, या वो चीज़ें उठा के फेंकने लग जाता है, या वो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो इंसान होगा या वो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ होगी, उसको उठा के फेंक देगा। अब DSM-5 इसके क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक अगर वो उसको मीट करता होगा, उसके जो सिम्टम्स हैं वो उसके साथ मैच करते होंगे, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। अब हम DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब क्राइटेरिया ए में वो हमें ये कहते हैं कि जो टेम्पर आउटबर्ड्स हैं वो कैसे शो होंगे, वो वर्बली और उसके बिहेवियर से शो होंगे। ठीक है, वर्बल कैसे शो होंगे, जैसे गाली गलौज करना या बुरे अल्फाज बोलना या गुस्से में ऊंचा बोलना, ये उसके वर्बल बिहेवियर से शो होगा। और जो उसका बिहेवियर कैसे शो करेगा कि वो नुकसान पहुंचाएगा चीज़ों को, लोगों को, वो चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्राइटेरिया बी में वो कहते हैं कि ये जो टेम्पर आउटबर्ड्स हैं, ये जो इनका डेवलपमेंटल लेवल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो हमें ड्यूरेशन बता रहे हैं कि ये जो टेम्पर आउटबर्ड्स हैं ये 1 हफ़्ते के अंदर 3 बार आते हैं। ठीक है, ये अटैक जो 1 हफ़्ते के अंदर 3 बार होंगे, और वो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वो जो है वो टेम्पर आउटबर्ड्स ये पूरा दिन होंगे। इरिटेबल मूड जो है और गुस्सा है वो उसके अंदर नज़र आएगा पूरे दिन में। ठीक है, जिसको दूसरे लोग जो इर्द गिर्द उनके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेयर्स हो गए, वो फील कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर ही इस तरह का है। नेक्स्ट क्राइटेरिया में हमें वो ये कह रही हैं कि ए और डी, जो क्राइटेरिया हमने ए और डी पढ़ा है उसके मुताबिक वो सिम्टम्स क्राइटेरिया ई के मुताबिक क्लाइंट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा अरसे में। ठीक है, नेक्स्ट वो एक हमें और इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब हम डायग्नोस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंजक्टिव जो है वो मंथ उसके अंदर ये सिम्टम्स आती रहें। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ आई और 1 मंथ वो पीरियड में नहीं आई, फिर 1 मंथ या 2 मंथ नहीं आई, फिर वो एपिसोड दोबारा आने लग गए हैं। ठीक है, यानी उसका गुस्सा जो हम वो फील कर रहे हैं वो आने लग गया है। तो ऐसे मंथ पूरा 12 महीने चलेगा तो हम उसको बोलेंगे ठीक है। लेकिन अगर पिछले अब पूरा 1 साल गुजर गया उसको इस मूड के साथ, लेकिन बीच में ऐसे 3 मंथ या 4 मंथ ऐसे गुजरे हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल ठीक रहा है, और वो उसके अंदर उसको ऐसे कोई भी गुस्सा टेम्पर उसका बिल्कुल हाई नहीं था, वो नॉर्मल मूड के साथ रहा, तो फिर अगर 3 या 4 महीने वो लगातार ऐसा रहा तो फिर हम डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो 2 मंथ में ठीक रहा और फिर 1 मंथ उसका मूड ऐसा हो गया, फिर उसका ठीक हो गया, तो फिर हम उसको डायग्नोज करेंगे। लेकिन अगर लगातार 3 या 4 महीने 5 महीने वो ठीक रहा तो फिर हम उसको डायग्नोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया में वो हमें ये कहते हैं कि जो ए और डी क्राइटेरिया है वो एटलीस्ट 2 और 3 सेटिंग जो है वो इंसान की, और वो सेटिंग्स क्या हैं? इंसान की 3 सेटिंग्स हैं, होम, स्कूल और पेयर्स। तो वो ये कह रहे हैं कि इन सेटिंग में ए और डी जो क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और साथ वो हमें ये भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट इनमें से किसी एक में तो स्वेयर कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि एक जो क्लाइंट है वो इन 3 सेटिंग्स में डिस्टर्ब हो रहा है, वो स्कूल नहीं जाता, या वो किसी एक में इतना ज़्यादा परेशान है कि मेरा मूड ख़राब हो जाएगा और मैं वहाँ पर गुस्से के साथ इजहार करूँगा,
तो इस तरह वो डरता है उन जगहों पर जाने से, तो वो उसकी जो सेटिंग्स है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन सेटिंग्स में से कोई एक सेटिंग्स में उसकी कंडीशन स्वेयर होनी चाहिए, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि जो टाइम रेशो उन्होंने हमें एज की रेशो बता दी है कि 6 साल से 18 साल के दरमियान हमें अगर कोई क्लाइंट होगा तो फिर हम उसको DMDD डायग्नोस करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो 6 से छोटा है और 18 से बड़ा है तो फिर हम डायग्नोस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया में उन्होंने हमें ये कहा है कि उन्होंने हमें टाइम बता दिया है कि अगर ऑन सेट अगर हमारे पास क्लाइंट आता है फॉर एग्जांपल 15 साल का या 16-17 साल का, तो फिर हम उसको डायग्नोस तो करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि उसका जो 10 ईयर जो उसको ये सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हों 10 साल से पहले, यानी उसको पता बाद में चला कि इसको DMDD है, लेकिन उसको उसके जो सिम्टम्स को शो उसने नोट बाद में करना शुरू किया, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो 10 साल से पहले भी उसका वो मूड होना चाहिए, फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया आई में हमें ये कह रहे हैं कि क्लाइंट को मैनिक और हाइपरमैनिक एपिसोड्स वगैरह नहीं आने चाहिए, यानी उसको मैनिक हाइपरमैनिक जो है वो डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। अगर उसके अंदर सिम्टम्स उसके एपिसोड्स का आ रहे हैं तो फिर हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्राइटेरिया में वो हमें ये कह रहे हैं कि ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर उन्होंने मेंशन किए हैं इसके साथ मैच करते ना हो, अगर उसके सिम्टम्स इन सबसे मैच ना कर रहे हो फिर हम डायग्नोस करेंगे। और जो ये है ये उसकी जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, ओकुपेशनल लाइफ और उसकी ज़िंदगी को वाज़ह तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हो, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। क्राइटेरिया में हमें ये कह रहे हैं कि हम डायग्नोस करने से पहले ये ज़रूर चेक करेंगे कि वो किसी भी किस्म का कोई सब्सटेंस यानी ड्रग्स वगैरह यूज़ ना करता हो, और ये जो कंडीशन है वो उसकी मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल ना हो, यानी कि मेडिकल कंडीशन में मतलब कि उसकी कोई भी उसको और फिज़िकल मेडिकल बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे डायबिटीज़ हो गई या फिर हार्ट अटैक हो गया या कैंसर, कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका मूड इस तरह का हो रहा है, तो फिर ये सब चीज़ें हम उसको पहले देखेंगे कि ये इसके साथ अफेक्ट करता है कि नहीं, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में इसके जो यूज़ की जाती है वो साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है, इसमें टाक थेरेपी इस्तेमाल की जाती है और इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है साइकोथेरेपी। और सबसे पहले तो इसको साइकोथेरेपी के साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर इसके साथ ना हो रही हो या कम इफ़ेक्ट हो रहा तो फिर उसके साथ मेडिसिन भी ऐड कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि चाइल्ड को साइकोथेरेपी और मेडिसिन उसके ट्रीटमेंट के स्टार्ट में ही शुरू कर दी जाती है। इसके साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।